आपको ठीक है कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, और जो लास्ट क्लास के कंसेप्ट है उसे ध्यान पहले एक बार ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो पाथ डिफरेंस हुआ करता, सॉरी, फेज डिफरेंस जो होता था, अगर आपको देखिए फेज डिफरेंस को फाइव लिखता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता था 2n पाई, 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2। इन सब कंडीशन में क्या होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और अगर आपका पार्ट डिफरेंस 2n+1 और पाई होता था वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, कंडीशन फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये बताया था आपको मैंने। फिर आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आता था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या आता था, याद है आपको, आर इक्वल्स टू में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, कॉस फाइव होता था। यहाँ पे फाइव क्या था, फेज डिफरेंस था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, भाई बोली मत, रिजल्टेंट वेव क्या था आपका, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आई आर इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा, ये हुआ करता था, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले मैंने डराइव कराए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये कॉस फाइव की वैल्यू क्या होती थी आपका, याद है आपको, -1 हो जाता था, याद है। इन सब पे कॉस फाइव क्या आएगा आपका, -1 आएगा, और इन सब पे कॉस फाइव क्या आने वाला आपका, +1 आने वाला है ना। तो कंस्ट्रक्टिव सही है भाई, सही है, सही है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में कॉस फाइव -1 आता है और कंस्ट्रक्टिव में कॉस फाइव की वैल्यू +1 आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, +1, अच्छा इसे क्या करते हैं, क्या +1 है, ठीक है। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो होगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाता है, क्योंकि कॉस 1 हो जाएगा तो क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप काटोगे तो क्या हुआ, ए प्लस बी, है ना। और अगर मैं वाई डी एस सी की बात करूं, वाई डी एस सी यंग डाइवर्सिटी एक्सपेरिमेंट, तो दोनों का ए और बी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा वाई डी एस सी में सेम होगा, तो आपको रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, x+x, यानी 2x के बराबर आएगा। मतलब कि अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है किसके अंदर, YDSC के अंदर, तो जो आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है वो क्या रहा है, 2x आएगा। चलो देखते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी क्या आएगी, इंटेंसिटी जो आएगी आपको पता है भैया, YDSC में इंटेंसिटी भी क्या होती है, I1 बराबर में I2 बराबर में क्या होगा, I, ये भी बराबर आएगा। तो भैया अगर आप इंटेंसिटी वाले फॉर्म में रखोगे तो ये क्या होगा, देन आई आर इक्वल्स में क्या होगा, ये भी आई, ये भी आई, और 2 अंडर रूट आई आई, और cos फाइव क्या हो गया, 1 हो गया, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो आप। ये 1 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आई आर इक्वल्स में क्या होगा, 4i आएगा, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, आपको लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो cos फाइव की वैल्यू क्या आनी है, -1 आने वाली है। अगर आप इसे देखोगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, cos फाइव -1 रखो तो आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इन वाई डी एस सी। अगर मैं वाई डी एस सी की बात करता हूं तो a और b दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, या दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, ध्यान, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। एंड इंटेंसिटी क्या होती है, वाई डी एस सी में सेम होती है, तो भैया इंटेंसिटी क्या आएगी, इंटेंसिटी भी सेम होती है। तो यहाँ पर आप -1 रख के करोगे तो आपकी आई आर क्या आने वाली है, 0, क्या आने वाली है, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब
इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर अगले टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पिछले पहले आ रखे हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन, दो प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स है, ठीक है। एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, 2a है, ठीक है। जिनका फेज डिफरेंस कितना है, पाई/3 यानी 60 डिग्री है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज टू इधर कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो आपको पता है भैया एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें पता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई होता है ना। तो भैया ए की वैल्यू क्या है, ए है, और बी की वैल्यू क्या है, 2a है, और फाई कितना है, पाई/3 बोले तो 60 डिग्री। जिसको नहीं पता तो ध्यान रखना, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ये क्या होगा ए स्क्वायर, अगर बी का स्क्वायर करो तो क्या होगा 4a² प्लस 2, ए की जगह पे ए ही आएगा, बी की जगह पे 2a आएगा, और cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ये क्या होगा 5a² और ये हो जाएगा आपका 2a²। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 7a आ गया आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। समझ गए, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते। अगला क्वेश्चन देखोगे तो भैया ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है, ठीक है। जिसने टॉपिक पर रखा उसके लिए आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा दिमाग लगेगा, बाकी क्वेश्चन आसान है। कह रहा भैया कि टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, दो सोर्स है जिनकी इंटेंसिटी क्या है आई, और मतलब i1 आपको दे रखा है आई, और i2 क्या दे रखा है 4i है ना। और यूज इन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कराने एक्सपेरिमेंट में किए जा रहे हैं। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द वेव्स ऑफ टू सोर्सेस सुपर इम्पोज विद द फेज डिफरेंस। कह रहा है कि भैया इन तीनों केस में आपको इंटेंसिटी बतानी है रिजल्टेंट वेव की, जब आपका पहले केस में फेज डिफरेंस कितना है 0, दूसरे केस में कितना है पाई/2, और तीसरे केस में कितना है। तो आपको बता दूं जीरो फेज डिफरेंस का मतलब है 0 डिग्री, पाई/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है 180 डिग्री। चलो भैया इस पे निकालते हैं आई आर क्या होगा, पहली वेव की इंटेंसिटी I1 होता है ना, फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई है ना, cos फाई होता है। तो I1 क्या होगा भैया आपका I2 क्या होगा 4i2 अंडर रूट I 4i, और cos क्या हो गया 0। तो भैया I 4i क्या होगा 5i, और ये क्या होगा 4 स्क्वायर है ना, तो ये जाएगा आपका 4i हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4i² होगा। तो ये cos 0 क्या होता है 1, तो आपका आएगा 9i आ गया। क्या आ गया, जब आपका फेज डिफरेंस 0 था दोनों वेव्स के बीच में, तो उन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस होने पे जो आपका कंस्ट्रक्टिव हुआ उसकी इंटेंसिटी क्या आ गई 9 आ गई। अच्छा आप देखिए 90 पे कर रहा हूँ, आई आर इक्वल्स टू इस वाले पे कर रहा हूँ, ठीक है। आई आर इक्वल्स टू पहली वेव की इंटेंसिटी क्या है आई, दूसरी क्या है 4i प्लस 2, आप अंडर रूट I1 I2 लिखने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म क्या होगी 0। तो आपका आई आर क्या आएगा इस बारी 5i के बराबर ही आएगा, ठीक है। और अगर आपका फेज डिफरेंस क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो आई आर क्या होगा आई आर इक्वल्स टू में I+4i+2 अंडर रूट I 4i क्या होगा 4i² है ना, और cos 180 क्या होता है -1। तो भैया ये हो जाएगा आपका 5i और प्लस -2i अच्छा -4i बराबर में क्या हो गया आई, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो गई है, तो ये डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा, इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, आसान है। चलो ये क्वेश्चन आ रखा भी है, बोर्ड में आ रखा है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निगाह डालते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। हमें मैंने आपको एक बात बता रखी थी परसों क्लास में, लैम्डा इक्वल्स में क्या होता है 2 पाई होता है, याद है। लैम्डा पाथ होता है, पाथ लेंथ होती है। अगर लैम्डा पाथ कोई कवर कर ले बोर्ड वेव, तो इसका मतलब वो 2 पाई का फेस कवर कर लेती है, ठीक है। और पाई क्या होता है λ/2 के बराबर होता है। जहां पे आपको पाई दिख जाए, तो अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, तो फेस पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फेस क्या होगा। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू पाई के टर्म में रख दोगे, तो वो पाथ फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई की जगह पर लैम्डा रखोगे तो पाथ में आ जाएगी वैल्यू, मतलब वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू पाई की टर्म में रख रहे हो, तो क्या होगा वो पाथ फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, तो हमें क्या ये पाथ डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया लैम्डा की वैल्यू क्या रख दी
लैम्डा की वैल्यू 2 पाई रख दी, क्या रख दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेज में। तो ये फेज क्या हो जाएगा, 2 पाई/4 यानी क्या होगा, पाई/2। ये फेज क्या हो जाएगा, लैम्डा के यहाँ पे 2 पाई रख दो /3, ये क्या होगा 270 डिग्री होगा ना, 2 पाई प्लस पाई, हाँ 270 ही तो होगा, पाई पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई/3, पाई/3, हाँ पाई 270 आएगा ना, ठीक। चलो इसे रहने दो, ठीक है इसे ही। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये फेस कन्वर्ट करना तो लैम्डा की वैल्यू क्या करो, 2 पाई/2, तो क्या हुआ, पाई आ गया। आप देखिए सुन लीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन वाईडीएससी कर रहा हूं मैं, वाईडीएससी कर रहा हूं तो इसका मतलब ध्यान रखना, क्या ए बराबर में एम्पलीट्यूड बराबर, दोनों क्या होगा, सेम होगा, और इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी, आई। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाईडीएससी कर रहा हूं मैं, वाईडीएससी नाम आ जाए तो समझ जाना, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, प्लीज बोलिए मत, कह रहा है फाइंड द, कह रहा है इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट लाइट पॉइंट द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस कितना है भैया, लैम्डा इसके, कह रहा है कि भैया वाईडीएससी हम कर रहे हैं, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, के आ रहा है। जब पाथ डिफरेंस कितना है, अच्छा लैम्डा पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई, 2 पाई का कितना होगा, यानी 2 पाई के फेज डिफरेंस पे हमारी इंटेंसिटी क्या आ रही है, क्या आ रही है। तो कह रहा है इन पे आपकी क्या इंटेंसिटी आने वाली है, चलो देखते हैं भैया। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि जब आपका पाथ डिफरेंस को डेल्टा पी लिखते हैं, अभी इसका यूज भी करना है अपने को, कितना है, लैम्डा, यानी फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई होगा, है ना। तो कह रहा है इस पे जो आपका रिजल्ट बना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो कितनी आई है, क्या आई है। तो आई आर किसके बराबर होगा, आई आर इक्वल्स टू में I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos पाई। अच्छा आई आर कितना है, के I1 I2 वाईडीएससी कर रहे हैं, दोनों सेम होगा, +2 आई क्या होगा, √I², cos फाई की वैल्यू कितनी है, 2 पाई को, ये क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है ये, 1 होता है। तो भैया इसको सॉल्व किया हमने, क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 2 आई हो जाएगा, 2 आई क्या होगा, 4 आई बराबर में क्या होगा, के। यानी एक वेव की इंटेंसिटी क्या है, के बाय में 4 है। अगर एक वेव की इंटेंसिटी के बाय में 4 है, तो बाकी वाले फेज डिफरेंस पे आप निकाल लोगे इंटेंसिटी। चलो फर्स्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई आर इक्वल्स टू में I1 + I2 + 2I1 I2 cos पाई। I1 की वैल्यू कितनी है, के बाय में 4, अब सबकी इंटेंसिटी सेम ही होगी ना, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये आई वन भी यही होगा और I2 भी वही होगा, क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है वाईडीएससी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वाईडीएससी में I1 I2 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। चलो तो ये भी क्या होगा, के बाय में 4, ये भी क्या होगा, के बाय में 4 और +2 के बाय में 4, के बाय में 4, और कॉस थीटा क्या लेना आपको भैया, पाई/2, पाई/2 मतलब कि 90 डिग्री, कॉस पाई/2, ये पूरा क्या हो गया, 0, ये पूरा 0, तो क्या हुआ 2k/4, यानी क्या, क्या आंसर, k/2। यानी इस केस में जब आपका इन दोनों वेव्स के बीच में वाईडीएससी में जब पार्ट डिफरेंस आपका ये होगा, तो रिजल्टेंट वेव कितनी आएगी, ये आएगी, ठीक है। अच्छा अगला बताइए, है? चलो ये छोड़ दूं बाकी का, सेकंड बहुत सारा है ना अभी, सेकंड वाला HW है, कर लोगे, सेम फॉर्मूला लगाना है, I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, के बाय में 4, के, लेकिन इस बार फेयर डिफरेंस करना आप, और इसमें भी कॉस्ट क्या होता है, 0 ही होता है। ये 120 है ना, तो इसमें -½ होता है, ये 120 है, चलो भैया जिसको नहीं पता बता दूं, 120 होता है। कैसे पता मुझे, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, क्या होती है, पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो 2 गुणे में 180 क्या होगा, 360, 360 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 120, तो 120 डिग्री कॉस 120 क्या होता है, -½ होता है, क्या होता है। तो ये भी थर्ड भी क्या करो, HW, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे, टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा कराना है। चल टाइम मिलेगा अभी मैं करा के छोड़ दूंगा, ठीक है, कर लियो। चल अब देखिए, चलो ये वाला ट्राई करो, कॉपी में ट्राई करो पीछे जल्दी से। कह रहा भैया वाईडीएससी है, इंटेंसिटी पी और क्यू पर, ठीक है, आपको निकालनी है वाईडीएससी, ठीक है। कह रहा है
Find the ratio of intensity of two point P and Q in YDSC experiment. Waves from S1 और S2, S1 और S2 से आ रही है। पहले केस में पार्ट डिफरेंस कितना है, दूसरे केस में, तो भैया इस केस की इंटेंसिटी क्या होगी, I1 इक्वल्स टू में YDSC है तो क्या होगा I प्लस 2I। देखिए अंडर रूट में आई स्क्वायर होता है, मैं उसको अंडर रूट में आई स्क्वायर नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं। और कॉस क्या होगा, पहले केस में पाई बाय 3 बोलते हो 60 डिग्री, 60 बोले तो हाफ, 60 डिग्री बोले तो ठीक है। तो आएगा I1 इक्वल्स में क्या होगा, क्या आएगा 3I। किसका है 3I, चलो भैया दूसरे इस केस में देखो आई ये 2, इंटेंसिटी क्या होगी I प्लस 2I cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो I2 कितना आ गया 2I, तो इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा I1 अपॉन में I2 क्या होगा 3I अपॉन में 2I, क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/2, यानी 3:2, खत्म हो गया। इस तरीके से होना है, इधर देखो भैया, ठीक है। ये करो भैया, ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट में करना, टाइम नहीं, ठीक है समझ गए भैया। फॉर्मूला वही लगाया मैंने, आई आर इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो भैया पहले केस में आपको पता है भैया ये I2, ये देखिए I क्या होगा, I स्क्वायर होगा अंडर रूट में, बाहर निकाल दिए, चीज हमने क्या लिखा 4I, क्योंकि फेयर डिफरेंस क्या था 0। दूसरे केस में आप ये फेयर डिफरेंस रखोगे तो आपका आएगा 2I, दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, अच्छा अब देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, नोट में आपको ध्यान रखना है। इन YDSC, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपकी इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमा की, जो आपका कंस्ट्रक्टिव होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमा। क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है, क्या होती है इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है इंटेंसिटी क्या होगी, जहां वाइड जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है होगा वहां इंटेंसिटी इंटेंसिटी इतनी ही मिलेगी। कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव होगा इंटेंसिटी यही रहेगी, मतलब इंटेंसिटी स्क्रीन से दूरी पर डिपेंड नहीं करती। स्क्रीन पर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा A प्लस बी हमेशा, ठीक है, A प्लस बी रहेगा ऑलवेज। स्क्रीन पर कहीं पर भी आप देख लो, स्क्रीन पर कहीं भी देख लो कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा A प्लस बी के बराबर होगा, और इंटेंसिटी क्या होगी अंडर रूट, समझ गए, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो बनी होनी है ना कंस्ट्रक्टिव में, आपको बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा कहीं पे तो इंटेंसिटी आपको हमेशा क्या मिलेगी मिनिमम, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, एंड आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा A माइनस बी ऑलवेज। तो कहने का मतलब है कि स्क्रीन पर कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी आपकी और एम्पलीट्यूड आपका ये मिलने वाला है, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी, इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वेव स्क्रीन पे डिस्टेंस में स्क्रीन की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हो, यहां पे लिख देता हूं नोट में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटर वो लिखा CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटर, एंड DI स्क्रीन स्क्रीन की लोकेशन पे डिपेंड, लोकेशन की इंटेंसिटी, की इंटेंसिटी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड स्क्रीन की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। कह रहा भैया स्क्रीन की लोकेशन पे कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव हुआ कहीं पर भी डिस्ट्रक्टिव हुआ उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। हमेशा कंस्ट्रक्टिव में हमेशा ये आने वाला है और डिस्ट्रक्टिव में हमेशा ये आने वाला है। ठीक है, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे बनाता हूं। तो यहां पे डायग्राम क्या होगा, सो स्क्रीन स्क्रीन कैसे बिहेव करेगी, देखिए ऐसे। ये स्क्रीन है जिसपे आपका इंटरफेरेंस हो रखा है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, ऐसे ऊपर भी होगा। फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। देखिए ये क्या है, ब्राइट 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 ब्राइट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लोकेशन है। और ये क्या है, डार्क 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 डार्क। अच्छा ये क्या आपको बता दूं, ये ठीक है, ये है आपकी इंटेंसिटी। ये क्या है, आई क्या है, इंटेंसिटी। तो आप देख रहे हो कोई सा भी ब्राइट हो, सबकी इंटेंसिटी क्या है, सबकी इंटेंसिटी क्या है, कहीं पर भी हो स्क्रीन पर सबकी इंटेंसिटी आई के बराबर ही आ रही है। क्या आ रही है, आई मैक्स के बराबर आ रही है। क्या आ रही है, आई मैक्स, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और कहीं पर भी डिस्ट्रक्टिव हो तो आप देख रहे हो सबकी इंटेंसिटी क्या है, जीरो है ना, ओरिजिन पे जीरो होती है ना इंटेंसिटी, तो सबकी इंटेंसिटी क्या है, जीरो 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 जीरो। समझ गए। तो ये स्क्रीन का ये हाल होता है कि आप स्क्रीन पर कहीं पर भी देखो कंस्ट्रक्टिव जहां पर भी होगा सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, एक ही जैसी आएगी। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो रहेगी या कम रहेगी। ठीक है, वाईडीएससी की बात कर रहा हूं क्योंकि हम वाईडीएससी परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अगला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट। इसको कहते हैं फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिक लगता है, तो दिमाग अपना यहीं पे रखना। ठीक है, टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट और फ्रिंज। ठीक है, हमें किसकी पोजीशन बतानी है, ब्राइट और डार्क की पोजीशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसका मतलब बताया था मैं आपको। जो देखिए ये आपका ओ है, मैं बोलूंगा पहला ब्राइट कहां मिलेगा, तो आप बोलोगे भैया पहला ब्राइट हमें मिला सेंटर पर ही, कहां मिला। दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा, तो बोलूंगा इतनी दूरी पर मिला उसे। तीसरा ब्राइट कहां मिला, तो इतनी दूरी पर मिला ओ से। तो मतलब ओ के रिस्पेक्ट में उस ब्राइट की दूरी कितनी है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, अच्छा आपको पता है ब्राइट कब मिलता है, कब मिलता है, ब्राइट कब मिलता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, हाँ ये, और होता कब है, मैं कह रहा हूं कंडीशन क्या है, जब फेज डिफरेंस क्या हो, जब फेज डिफरेंस की वैल्यू हो 2n पाई, क्या हो, ठीक है 2n पाई हो। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। अच्छा पाथ में कन्वर्ट करना तो पाई की वैल्यू क्या रख दोगे, λ/2, λ/2। पाथ का मतलब होता है वेव कितनी दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, चलो भैया तो हमें यही टॉपिक बताना है कि भैया टॉपिक का नाम क्या, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, मतलब फ्रिंज की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू, विद विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में ब्राइट और डार्क की पोजीशन कहां पर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा समझिएगा भाई प्लीज, बात मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। डबल स्लिट है, ठीक है। अच्छा कुछ एजम्पशन आपको बता दूं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल अगर आपका एंगल छोटा होता है तो tan थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना छोटे एंगल के लिए।
अब इसे आप याद ही कर लो, जिसको नहीं पता तो भैया रीजन तो मैंने कई बार बता रखा है कि जब आपका एंगल छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। छोटे एंगल में बेस सेम होते हैं, तो उससे tan और sin थीटा बराबर कैसे हो गया? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब एंगल छोटा है तो हाइपोटेन्यूस और बेस क्या हो गया? बराबर। यानी दोनों क्या है? P बाय एच, एक P बाय बी है, तो दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। P तो ऊपर सेम ही है, B और H भी बराबर हो गया। एंगल छोटे होने पर तो क्या हुआ? साइन और tan दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, छोटे एंगल के लिए साइन और tan की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यही लॉजिक लगने वाला है इस वाली डेरिवेशन में। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी स्लिट नंबर S1 है, ये आपकी स्लिट नंबर S2 है। स्लिट मतलब जहां से वेव निकल रही है। ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, इसके सेंटर से स्क्रीन की दूरी क्या है? कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या है? कैपिटल डी है। अच्छा, स्मॉल डी क्या है? दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी क्या है? स्लिट सेपरेशन। स्लिट स्लिट सेपरेशन, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको बता दूं, अगर भाई यार प्लीज यार बोल मत यार, S1 और S2 बहुत पास पास में, और जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, वो बहुत दूर है। क्या है? तो एक एक वेव यहां से जाएगी और एक वेव यहां से आएगी। तो आपको ये दो वेव कैसी दिख रही है? ध्यान रखना, S1 S2 बहुत क्लोज है, और जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है वो काफी दूर है। तो आपको S1 जो S1P है और S2P है, दोनों की लंबाई क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। दूसरा, आपको ये भी दिख रहा है कि दोनों पैरेलल भी लग रहे हैं लगभग, दोनों आपको। तो इसमें एजम्पशन यही लगनी है कि हेयर, यहां पे ध्यान रखना, हेयर कैपिटल डी, यानी जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, कहां पे हो रहा है? स्क्रीन पर। कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ी है। मतलब कि ये चीज जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या बहुत बड़ी है। तो एक, अब देखो अब इंटरफेरेंस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एजम्पशन ध्यान रखना, एजम्पशन ही मेन है। ठीक है, एक वेव यहां से निकली और दूसरी वेव यहां पे गई, और इस पॉइंट पर दोनों वेव मिली और क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया? मुझे नहीं पता किस तरह का इंटरफेरेंस हो रखा है, वो बात की बात है। अभी ध्यान रखो, इस पॉइंट पर क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। एक वेव ये थी, ठीक है, और दूसरी वेव ये है। इन दोनों वेव्स का क्या हुआ? इस पॉइंट पी पर क्या हो गया? क्या इन दोनों वेव की लंबाई सेम है? क्या इन दोनों वेव की लंबाई सेम है? नहीं, सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर आप डायग्राम वाइज देखोगे तो अलग अलग है। तो इन दोनों वेव की लंबाई में कितना डिफरेंस है? तो मैंने क्या किया भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या ये? तो इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या हो गया? सेम। और ये क्या है? डिफरेंट है। तो यही क्या है? इन दोनों वेव्स के, इस वेव और इस वेव के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? इतना पार्ट है। क्या है? इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? अब ध्यान समझिएगा। तो जो इन दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस है, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि छोटी वाली वेव से बड़ी वाली की तरफ क्या किया, क्योंकि ये वाला एंड तो मिल रहा है इन दोनों का, दूसरे एंड नहीं मिल रहे थे, तो जो एंड नहीं मिल रहे, जो छोटा वाला एंड है, उससे बड़े वाले एंड की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो जितना फालतू बचता है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो इतना है। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया? डेल्टा पी। क्या लिख दिया? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है। ठीक है भैया, डेल्टा पे पाथ डिफरेंस। चलो, अच्छा, यहां से एक वेव और खींच दे रहा हूं, वेव नहीं है मतलब एक रेफरेंस लाइन खींच रहा हूं मैं ये। ठीक है, अच्छा, ये रेफरेंस लाइन जो है, यहां से इसको नाम देता हूं ओ डैश। ये ओ है, ये, चलो इसको ओ कर देता हूं, इसको ओ डैश कर देता हूं। ठीक है, ओ डैश।
तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन रेफरेंस लाइन जो खींच रखी है, उसने इसके साथ जो एंगल बना रखा है वो बना रखा है थीटा एन। क्या बना रखा है? थीटा एन। थीटा एन एक जर्नल सा एंगल है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि एस, ये क्या है, एस वन एस टू बहुत क्लोज है। एस वन एस टू क्या है? ये क्लोज है। ये दोनों क्या है? क्लोज है। एस वन एस टू बहुत क्लोज है, ठीक है, क्लोज है। और पी क्या है? बहुत दूर है, ये दूर है। तो ऐसा होने पर आपको एस वन पी और एस टू पी दोनों लगभग क्या दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। और बीच में एक लाइन और खींच दी मैंने, इसका नाम क्या दिया मैंने? ओ, ठीक है, ओ पी। देखिए, एस वन पी, ओ पी और एस टू पी क्या भी है? बराबर है। और दूसरा, हमें एस वन पी पैरेलल लग रही है एस टू पी के भी, दिख रहा है? ये तीनों पैरेलल होंगी, ओ पी, ये तीनों ही आपको पैरेलल भी दिख रही हैं। ये ध्यान रखना, एजम्पशन जो बोल रहा हूं ये एजम्पशन आप वहीं पुट करोगे जहां पे वैल्यू जीरो नहीं आती। एजम्पशन पुट करने की कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैंने कहा S1 और S2 बहुत पास में है, और जिस पी पॉइंट पर इनका इंटरफेरेंस होने जा रहा है वो बहुत दूर है, तो इसलिए S1P, OP और S2P तीनों की लंबाई क्या लगभग सेम रहेगी, और तीनों आपको एक दूसरे के पैरेलल भी दिखने वाली है, ठीक है। अच्छा, चलो, तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना। अच्छा, यहां पे भी एक रेफरेंस लाइन खींच रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहां पे एक रेफरेंस लाइन खींच रहा हूं यहाँ। अरे भाई यार, चुप हो जाओ। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, पैरेलल बता दिया मैंने। तो अगर यहां पर ये एंगल थीटा एन है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा एन हो जाएगा। अबे भाई, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल है, इसका एंगल थीटा एन है, तो ये भी क्या होगा? थीटा एन हो जाएगा। तो भैया यही बता रहा हूं मैं, ये भी क्या होगा? थीटा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा एन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये लाइन के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, समझिएगा। इस लाइन के ऊपर ये क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलल। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये इसके ऊपर भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और हमें पता लगा भैया, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये थीटा है, थीटा एन है, तो कितना होगा? ये दोनों एक दूसरे के हैं, ये और ये क्या है? एक दूसरे के, ये थीटा एन है, तो ये क्या होगा? बस यही कह रहा हूं मैं, ये क्या होगी? 90 माइनस थीटा एन। अच्छा, आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा एन है, तो क्या होगा? थीटा एन। ये क्या हो जाएगा? थीटा एन। तो यहां पे लिख देता हूं थीटा एन, ठीक है। ये यहां तक पहुंचना था मुझे। अब देखिए भैया, अब लगभग सारी एजम्पशन हमने डाल दी है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं आगे की डेरिवेशन, ठीक है। अब ये देखिए भैया, इन, हाँ, चलो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल S1, इसको नाम दे दो भैया Q। Q तो दे रखा है पहले ना, वो कुछ नाम दे दो L। S1L S2, ये दिख रहा है ना आपको राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? हाइपोटेनियस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो भैया इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, इन ट्राइंगल S1L S2, ठीक है भैया। देखिए, आपको देखा है परपेंडिकुलर, आपको देखा है हाइपोटेनियस, तो कहां पे आता है भैया? कहां पे आता है? साइन थीटा एन। साइन थीटा एन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भैया? पाथ डिफरेंस। अभी आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर होंगी। और हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर? डी। तो ये आगे साइन थीटा एन की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी। डेल्टा पी क्या है? दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है। और डी क्या है? स्लिट सेपरेशन। अच्छा,
एंड ट्राइंगल ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ पी ओ डैश में हम देखेंगे आपको क्या लिखा है, बेस, और ये यहां से यहां तक की दूरी को मैं लिखता हूं वाई एन, क्या लिखता हूं, ये वाई एन है, वाई एन, यहां पे लिख देता हूं वाई एन क्या है, सेपरेशन या डिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्लैश डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम फ्रॉम ओ डैश। तो वाई एन क्या है भैया, वाई एन क्या है, ओ डैश से इस पॉइंट पर जो भी होगा कंस्ट्रक्टिव एज से उसकी दूरी है, उसकी क्या है। अब देखिए भैया सारा चीज हो चुका है, बस आपको बस सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओ ओ ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश देखोगे ये ट्रायंगल दिख गया आपको, ठीक है। ओ पी ओ डैश में आपको देखा है बेस रखा है और क्या रखा है, बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, टैन, क्या होते हैं, तो टैन थीटा क्या होता है, tan theta equals to परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया वाई एन और बेस क्या दिया कैपिटल डी, ये पहली इक्वेशन और ये क्या है, हम जानते हैं यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, स्मॉल एंगल है, हेयर थीटा एन क्या है, इज वेरी स्मॉल एंगल, ये क्या है भैया बहुत छोटा एंगल है, और एंगल अगर छोटा होगा तो देन क्या होगा, अब एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा किसके बराबर होगा, है ना। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी है, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या रखी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखी है, वाई एन अपॉन में कैपिटल डी, ठीक है, वाई एन अपॉन में कैपिटल डी, तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसी के अंदर हम सारी वैल्यूज को डालेंगे। अब बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने पता लगा लिया कि भैया जो वाई एन है ना, वाई एन जहां पर इंटरफेरेंस हो रखा है, वाई एन क्या है, इस पॉइंट की दूरी कहां से, ओ डैश से, जहां पर क्या है इंटरफेरेंस हो रखा है, ठीक है। अब कोई कुछ भी हो रखा है, कंस्ट्रक्टिव हो रखा है, डिस्ट्रक्टिव हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, उसकी दूरी क्या है, तो वो क्या है वाई एन, और वाई एन की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है। अब देखिए, अब जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान रखना, मैंने कह दिया, अब कंडीशन ले रहा हूं, मैंने कह दिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने मान लिया कि पॉइंट पी पर क्या हुआ है, पॉइंट पी एक जनरल पॉइंट है, वहां पर क्या हो गया मान लिया मैंने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कब है, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई, या पाथ डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस इतना होता है या पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, λ/2 एन लैम्डा। यानी आपका अगर पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो फेज डिफरेंस आप ये लोगे या पाथ डिफरेंस आप ये लोगे। सो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, वाई एन क्या होगी, दूरी क्या होगी, तो क्या होगा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखी है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रखा है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, एन लैम्डा। तो हमने डेल्टा पी क्या पे क्या लिख दिया, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो भी ब्राइट होगा उसकी ओ डैश से कितनी दूरी होगी। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम ओ डैश से। अगर मैं बोलूं, सुन लीजिए भैया, सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, एक बात भाई प्लीज बोलिए मत, सेंटर पे हमेशा क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा ब्राइट, मिलेगा, रीजन बड़ा सिंपल है भैया, सेंटर पे अगर मैं देखूंगा तो यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, लंबाई सेम है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो, पार्ट डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इसलिए ओ पे फिक्स हो गया कि ओ पे क्या बनने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बाकी और कुछ भी बने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए
ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ब्राइट की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? मैं बोलूं भैया फर्स्ट ब्राइट कहां पे होगा? ओपन ही, ओपन ओ डैश पे नहीं, वो तो सेंटर पे तो बनेगा बनेगा। फर्स्ट ब्राइट इसका मतलब ओ डैश के अलावा ब्राइट की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ब्राइट कब बनेगा? जब एन की वैल्यू क्या होगी? 1। एन की वैल्यू क्या होगी? तो क्या वैल्यू आएगी? कितनी दूरी पर होगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख देता हूं। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट क्या होगा? एन की वैल्यू क्या होगी? 1। एन की वैल्यू होगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। सेकंड ब्राइट कहां मिलेगा? सेकंड ब्राइट कहां मिलेगा? स्क्रीन पर कहां मिलेगा? ओ डैश से। एन की वैल्यू क्या होगी? 2। तो क्या होगा? y2 क्या होगा? 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये पोजीशन है, मतलब दूरी है। ओ डैश से पहला ब्राइट इतनी दूरी पर मिलेगा, सेंटर पे तो ब्राइट मिलना ही मिलना है, ठीक है। और दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब निकालता हूं मैं पोजीशन ऑफ डार्क। ठीक है, इफ पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ पॉइंट P क्या है? किसका प्लेस है? डिस्ट्रक्टिव का। तो उसमें फेज डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रक्टिव में? डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए दो वेव्स के बीच में? 2n+1 पाई, या पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n+1, और इसके यहां पे क्या लिख दो? लैम्डा बाय, ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। चलो पोजीशन निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन फ्रॉम ओ डैश क्या होगा? वाई एन इक्वल्स टू, में क्या फॉर्मूला है? डेल्टा पी की यहां पे क्या रखोगे? 2n+1 लैम्डा बाय 2 अपॉन में, अच्छा कैपिटल डी भी आएगा, अपॉन में स्मॉल डी। तो वाई एन क्या आएगा? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है डार्क का, डार्क की पोजीशन का। किसके रिस्पेक्ट में? ओ डैश के रिस्पेक्ट में। अच्छा मैं बोलूंगा पहला डार्क कहां मिलेगा? पहला डार्क मिलेगा जब एन की वैल्यू 0 रखोगे। क्या मिलेगा? 0 रखोगे तो क्या होगा? नहीं 0 तो आपने हटा दिया, ब्लॉक कर दिया ना। 1 रखो। एन की वैल्यू जब 1 रखोगे तो पहला डार्क कहां मिलेगा? 3 लैम्डा अपॉन में 2d। दूसरा डार्क कहां मिलेगा? तो एन की वैल्यू क्या रखोगे? 2। तो क्या होगा? 5 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। तो ये देखिए पहला डार्क कहां मिलेगा? 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। दूसरा डार्क कहां मिलेगा? 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। और तीसरा डार्क कहां मिलेगा? 7 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। देखिए भैया इस तरीके से आप डार्क की पोजीशन बता सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओए अरे भाई यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? टाइम 6:25 से पहले नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया तो बोल दिया, जाना तो जा, जाना तो जा, मैं रोक नहीं रहा किसी को भी, ठीक है। ये हो गया, समझ गए? अब चलो स्क्रीन पे देखते हैं। भाई प्लीज देखिए स्क्रीन पे, ये थी आपकी, ये स्क्रीन है। ये क्या है? पहला डार्क है। पहले डार्क की पोजीशन क्या आई थी बेटा? 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, बोला हाँ। दूसरा डार्क कहां मिला था? 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ऐसे आगे बढ़ जाओ, ऐसे ये नीचे क्या होगा? -3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या होगा? -5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में, ये डार्क की पोजीशन है। ब्राइट क्या होगा? ये रहा ब्राइट। पहला ब्राइट कहां मिला? 0 पर। दूसरा ब्राइट कहां मिला? 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। दूसरा ब्राइट कहां मिला? 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। समझ गए? ऐसे यहां पर क्या होगा? माइनस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये क्या होगा? -2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। समझ गए? इसका मतलब ये है कि मतलब ओ डैश से इतनी दूरी पर मिलने वाला है। स्केल हो गया, ये स्केल ही तो है। स्केल के इन लोकेशन पे क्या मिलेगा? ब्राइट, और इन लोकेशन पे क्या मिलेगा? डार्क। अच्छा इसमें एक टॉपिक आता है फ्रिंज विड्थ। क्या आता है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से लिखते हैं। मतलब जो डार्क बना है ना या ब्राइट बना है, उस स्पॉट की चौड़ाई कितनी है।
जो डार्क बनाया या ब्राइट बनाया उसकी स्पॉट की चौड़ाई कितनी है। अच्छा एक देखिए, ये क्या है, ये जिसको मैंने सर्कल किया वो क्या है, ब्राइट है, और ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई इतनी है। ये क्या है, ये क्या है, डार्क है, तो डार्क स्पॉट की चौड़ाई कितनी है, इतनी है। तो भैया ये स्पॉट की चौड़ाई कैसे निकलेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं। तो अब देखिए भैया, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस ब्राइट की विड्थ मिले, तो मैं दो मिनिमा की पोजीशन को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू पता लग जाएगी। अब एक लिखा हुआ है यहां पे 4, एक लिखा हुआ 6, तो ये कितना होगा, 6 माइनस, अगर मेरे को 6 और 4 पता भी है तो मैं माइनस कर दूंगा। तो भैया अगर मुझे यहां पे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीटा से लिखते हैं, पहले किसकी निकाल रहा हूं, ब्राइट की। किसकी निकाल रहा हूं, तो इट इज दी डिफरेंस इन बिटवीन, डिफरेंस इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। कह रहा है अगर आप दो मिनिमा की, दो कंजिक्यूटिव मिनिमा की, कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये कंजिक्यूटिव है, ऐसा नहीं बीच में गैप कर दो, ठीक है। उनकी पोजीशन को माइनस कर दो तो क्या आएगा आपको, ब्राइट की फ्रिंज आएगी। तो भैया मिनिमा की पहले, दूसरे मिनिमा क्या होगा, दूसरा मिनिमा की पोजीशन क्या है भैया, दूसरा मिनिमा ये रहा 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, और पहला क्या है 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। सॉल्व करो तो क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये आ रहा है। सबके लिए क्या होगा, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है जो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो। दूसरा कैपिटल डी भी क्या है, कांस्टेंट है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल डी क्या है, स्लिट सेपरेशन, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फिक्स होगा। अच्छा डार्क की आते हैं। अबे ब्राइट निकालने के लिए डार्क का डिफरेंस निकालेगा, और डार्क निकालने के लिए ब्राइट का डिफरेंस लेना है। डार्क, डार्क निकाला तो क्या हुआ, इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का अगर सेपरेशन निकाल दोगे तो क्या आएगा आपका, डार्क की विड्थ आएगी। तो डार्क ये रहा, तो ये क्या है, ये रहा, और ये क्या है, 0। ऐसे आप किसी को भी माइनस कर देना तो यही आने वाला है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस 0। तो क्या हुआ, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। हम क्या देख रहे हैं भैया, जो डार्क की विड्थ है वही क्या है, ब्राइट की। तो विड्थ ऑफ डार्क इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्राइट। अब यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, समझ गया, विड्थ इक्वल आएगा हमेशा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दूसरी बात, इंटेंसिटी सबकी क्या होगी, सेम, विड्थ क्या होगी सबकी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, देखिए इसे ध्यान दीजिएगा। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, हमने देखा विड्थ क्या है, और कंसेप्चुअल विड्थ क्या है, कैपिटल डी के डायरेक्टली होती है, विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली होती है, और विड्थ क्या होती है, स्मॉल डी के इनवर्सली होती है। क्या हुआ, नहीं कोई क्लास नहीं बढ़िया, किसकी क्लास है, किसकी क्लास है, बात कर दो भैया, बैठे, मैं बात करूंगा उसके बाद जानूंगा, बैठे। और टेस्ट तो कल था मेरे ख्याल से, आज तो उसकी क्लास भी नहीं होती ना, टेस्ट होता है। हाँ तो कोई बात नहीं, कल चले जी, कल दे दियो, कल दे दियो, जाके क्या करेगा, जा, ठीक है भाई, देखिए भैया, ठीक है, तुम में से किसी को जाना है जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। देखिए, तो ये जो आपका ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट मिला है, उसकी जो चौड़ाई है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल डी पर। किस पर डिपेंड कर रही है, अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच आ जाओ, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने देखा होगा, अगर आप दीवार से दूर जाते हो तो आपकी परछाई की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। बिल्कुल सेम यही हुआ कि जो विड्थ नहीं, गायब तो इतनी चौड़ी हो जाती है कि उसकी इंटेंसिटी एकदम ब्लर हो जाती है। इसका मतलब यहां से एक और चीज पता लग रही है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी लगातार क्या होगी,
कम होती रहेगी। इसका मतलब विड्थ बढ़ने से इंटेंसिटी क्या होती है, स्पोर्ट्स की, कम हो जाती है। वेवलेंथ, अगर देखो मैं आपको बोलूं विच वन इज मोर इंटेंस, किसकी 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 इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेड कलर के फ्रिंज की या वॉयलेट कलर के फ्रिंज की, बताओ कैसे ना। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो विड्थ ज्यादा होगी, और विड्थ ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, फैल जाएगी एनर्जी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, उसकी विड्थ भी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी। लेजर लाइट देखना, लेजर लाइट दीवार पे मारना, वॉयलेट कलर की मारना, रेड कलर की मारना, आप देखोगे वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलने वाली है। समझ गया। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं पूरे सेटअप को, और भाई प्लीज, अगर मैं पूरे सेटअप को एक ऐसे मीडियम में कर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, मतलब वाटर में कर दूं, तो भैया लाइट की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, अगर पूरे सेटअप को मैं पानी के अंदर घुसेड़ दूं, ये तो कह रहा है जो विड्थ बनी, जो फ्रिंज बने, उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा। तो भैया जब आप पानी के अंदर डालोगे तो आपको पता है पानी के अंदर जाते के लाइट की स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी, और जब विड्थ कम हो जाएगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर विड्थ बढ़ती है, विड्थ इंक्रीज करेगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मिनिमा की पोजीशन, मैक्सिमा की पोजीशन बतानी है, स्क्रीन पर कहां पर है, ओ डैश के रिस्पेक्ट में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और मिनिमा की पोजीशन बतानी है ओ डैश के रिस्पेक्ट में, तो आप इस वाले फॉर्मूले पे यूज करोगे। अच्छा, एक चीज है, ये तो पोजीशन है ओ डैश के रिस्पेक्ट में, एक और पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन, क्या कहते हैं उसे, तो उस टॉपिक का नाम है आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए, आपने एक पॉइंट देखा था ओ, दूसरा क्या था ओ डैश, और ये क्या था पी था, और ये क्या था वाई एन था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव की। तो कंस्ट्रक्टिव में वाई एन की वैल्यू क्या आई थी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और ये क्या है थीटा एन। ये थीटा एन क्या है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन किसकी, कंस्ट्रक्टिव। मतलब एंगुलर पोजीशन का मतलब है कि देखिए, मान लो पहला मैक्सिमा यहां बन रहा है, तो उसको देखने के लिए एंगल जो बन रहा है दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। दूसरा मैक्सिमा यहां बन रहा है, तो उसको देखने के लिए एंगल ये बनेगा, तो ये क्या है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा। तीसरा मैक्सिमा यहां बन रहा है, तो उसको देखने के लिए ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। तो ये एंगल जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको एंगुलर पोजीशन, इस एंगल पर बन रहा है आपका। तो भैया कैसे निकलेगा फॉर्मूला, तो भैया देखिए थीटा निकालना है, क्या निकालना है, वाई अंदर का आपको बता दो भैया प्लीज, बोलिए नहीं, थीटा क्या है, थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, क्या है, और आपको बता दूं थीटा अगर स्मॉल होता है तो ये कैसा बिहेव करेगा, सो ट्राइंगल एक्ट एज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए अगर थीटा छोटा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह, कैसा बिहेव करेगा, ये क्या हो जाएगा आर्क, ये क्या हो जाएगा रेडियस, नीचे भी क्या हो जाएगा रेडियस, और ये क्या होगा एंगल। क्या होता है रिलेशन, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू में एंगल। आर क्या है, वाई एन है, रेडियस क्या है आपका डी है, भैया डी है ना, ये तो डी था ना, ये भी क्या होगा डी ही होगा, क्योंकि एंगल छोटा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, तो रेडियस की यहां पे क्या है अभी आपका डी, और एंगल की यहां पे क्या है थीटा एन आएगा। तो वाई एन की वैल्यू रखो, वाई एन क्या है, भाई तुम्हारे बैठने का कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर तुम्हें जाना तो चले जाओ भाई, ऐसे बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, बात करके फिर बैठ के कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको 20% भी अगर आप समझ में आ गए रिवीजन में, आपको आ ही जाएगा 80% तक, नहीं अगर अभी नहीं देखोगे तो भैया फिर आगे जिम्मेदार आपको दी होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल्स टू में एन लैम्डा कैपिटल डी, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अगला है आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। हाँ हाँ निकल जाएगा, 10 से भी निकल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है इसलिए इससे निकाला है। ठीक है, मैंने अब एंगुलर पोजीशन किसकी निकाल रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव की। तो भैया ये क्या है, डी, ये भी क्या होगा, डी होगा क्योंकि एंगल छोटा है। ये क्या है, थीटा है, और ये क्या था, वाई एन था। वाई एन की वैल्यू क्या थी डिस्ट्रक्टिव के लिए, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपकी थीटा एन की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसी आनी है, क्या 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये एंगल देगा, किस एंगल पर पहला मिनिमम बना है, किस एंगल पर दूसरा मिनिमम बना है, और किस एंगल पर आपका अगला मिनिमम बना है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इससे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं। इंटेंसिटी हर जगह पे क्या होने वाली है, सेम लिखनी है। एम्पलीट्यूड हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। समझ गए, ये ध्यान रखना। अब देखिए, देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन है भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी यार। देखो भाई, मैं भी चिल्ला रहा हूं तो फिर मतलब मेरा भी तो गला दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैं चिल्ला रहा हूं फिर भी। देखिए क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, जो विड्थ निकलवाई है। कह रहा था लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, 630 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूस बाय डीएससी, विच ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय। कह रहा दो ब्राइट फ्रिंज कितने सेपरेटेड है, ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होता है, डार्क की विड्थ होती है। क्या होती है, अब ब्राइट का सेपरेशन डार्क की विड्थ थी तो ही होती है, यही समझना है आपको। ठीक है, द सेकेंड लाइट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न विच फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय कितना है, दूसरी लाइट से जो बन रही है डार्क की विड्थ वो कितनी है, 7.2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट, भी सेकंड लाइट की वेवलेंथ आपको निकालनी। अच्छा, सेटअप सेम है, सेटअप सेम है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। बस हम क्या बदल रहे हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ बदल रहे हैं तो विड्थ भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो भैया देखिए, β1 इक्वल्स में क्या होगा, λ1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, बोलो हाँ। एंड β2 क्या होगा, λ2 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, बोलो हाँ। अच्छा, β1 क्या है, 8.1, लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है 630, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल डी नहीं रखा मुझे। ठीक है, अच्छा β2 कितना है 7.2, लैम्डा 2 नहीं पता, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या सेम है, सेकंड इक्वेशन होगी। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 8.1 डिवाइड बाय 7.1, डी कैपिटल डी सब कुछ कैंसिल हो गया, 630 डिवाइड बाय लैम्डा 2। ठीक है भैया, निकाल लोगे यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू, आगे लैम्डा 2 बोलो हाँ। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ही है, अगला इससे आसान है। देखिए, कह रहा वाई डी है, नाम समझ लेना। ठीक है, टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड ऑफ द मिलीमीटर अपार्ट, स्लिट सेपरेशन क्या है, 1 मिलीमीटर अपार्ट। कितना है, मीटर अपार्ट, इतना है। ठीक है, अब स्क्रीन कितना दूरी पर है, स्क्रीन सेपरेशन 1 मीटर है, क्या है, व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कितना रखा है 500 नैनोमीटर, बोल दो 500 गुणे में 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है भैया, आपको क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, सेपरेशन वही फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ। तो भैया क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये क्या हुआ 500 गुणे 10 की पावर -9, कैपिटल डी क्या है 1, और ये क्या है 10 की पावर -3। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया वाई डी एस सी, येलो लाइट है, वेवलेंथ कितनी रखी है, येलो लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, प्रोड्यूस द फ्रिंज विड्थ कितनी रखी है, कितना है 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। व्हाट विल बी विड्थ ऑफ सोर्स ऑफ रिप्लेस बाय अनदर लाइट। अच्छा, हमने लैम्डा 2 क्या कर दिया, एक लाइट से रिप्लेस कर दिया जिसका एक्स लाइट है 700
ठीक है भैया, आपको निकालना है सेपरेशन, निकालना है इसका, सब कुछ सेम है, कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है, तो यहां पे क्या होगा, वही सेम बनेगा। तो क्या होगा, बीटा वाई इक्वल्स में क्या होगा, लैम्डा वाई कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और बीटा एक्स क्या होगा, लैम्डा एक्स कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये पहली इक्वेशन है, और ये क्या है, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो आपका आएगा बीटा वाई अपॉन में बीटा एक्स इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। आपको निकालना क्या भैया, बीटा एक्स, क्या निकालना है, निकल आएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो कभी, अच्छा ये इसके दो पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में भी तोड़ दिया। ठीक है, ये रहा, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है टू स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपको स्क्रीन मूव, अच्छा हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ये दो तीन बार आ भी रखा है शायद, मेरे ख्याल से पिछली बार भी आ रखा बोर्ड में, मेन पेपर में, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ जाना कि भैया केवल एक वेवलेंथ है उसके अंदर, क्या है, एक कलर या एक वेवलेंथ, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रीन, कह रहा है डी को, हाँ सम डिस्टेंस डी है, स्क्रीन का सेपरेशन क्या स्लिट से डी है, कह रहा है द स्क्रीन इज मूव्ड, स्क्रीन को कितना दूर मूव करा जाते हैं, 5 × 10⁻² मीटर टूवर्ड्स द स्लिट, पास में, ठीक है उसकी तरफ, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना आता है, ठीक है भैया। तो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज कितना है, स्लिट के बीच में 10 की पावर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे लैम्डा नहीं चेंज किया है, स्मॉल डी भी नहीं चेंज किया, हमने क्या कैपिटल डी को चेंज किया, उसकी वजह से विड्थ चेंज हुई है आपकी, है ना। तो आपको पता है भैया पहले केस में बीटा वन क्या है, लैम्डा डी वन अपॉन में स्मॉल डी, देखो लैम्डा नहीं चेंज करे इसलिए लैम्डा वन नहीं लिखा मैंने। दूसरे केस में विड्थ क्या आएगी, बीटा टू, क्या आएगी, और क्या होगा लैम्डा डी टू अपॉन में स्मॉल डी। अब हमने क्या किया, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दिमाग लगाओगे तो आपको करना क्या है, आपको विड्थ का डिफरेंस दे रखा है, क्या है, विड्थ का डिफरेंस दे रखा है, और जो स्क्रीन आपने मूव कराई है, मतलब पहले और बाद का जो डिफरेंस होगा यही तो होगा। अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे 4 मीटर खड़ा हूं मैं, क्या हूं 4 मीटर खड़ा हूं, अगर मैं 2 मीटर आगे आ गया तो पहले का और आपका डिफरेंस क्या है, 2 मीटर ही तो आएगा, मतलब जितना आप आगे गए एक्चुअल में क्या है, दोनों कंडीशन का डिफरेंस है, दोनों के डी का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, दोनों को माइनस करना है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो बीटा वन माइनस बीटा टू बराबर में क्या होगा, लैम्डा स्मॉल डी कॉमन लेगा कि डी वन माइनस डी टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या लिखा है, विड्थ डिफरेंस कितना देखा है, 3 × 10⁻⁻5, लैम्डा आपको निकालना है, स्मॉल डी कितना रखा है, यही देखा था ना बहुत, अच्छा हाँ ये रहा 10 की पावर, और ये क्या है, दोनों स्क्रीन का सेपरेशन कितना होगा, जितना आपने बढ़ाया 5 × 10⁻², सॉल्व करो तो आपको लैम्डा निकल आएगा, आ गया लैम्डा, ठीक है। हाँ वही क्या, खत्म हो गया, अब क्या हुआ उसमें, खत्म हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं, अब वही आंसर, लैम्डा सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेशन, ठीक है भैया। अगला देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट खास एकदम खास टॉपिक है, कंसेप्ट है ये स्लिट थी S1 और ये क्या है S2, इसकी चौड़ाई क्या है W1 है, क्या है W1 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है W2। यहां से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है I1 है, यहां से इंटेंसिटी क्या है I2 है, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी उतनी ज्यादा लाइट निकलेगी, उतनी ज्यादा फोटोन निकलेंगे, फोटोन की संख्या क्या बताती है, इंटेंसिटी को बताती है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा I1, किसके डायरेक्टली होगी W1 के, W क्या है विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या है, सॉरी स्लिट विड्थ क्या है, W क्या है स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एंड I2 क्या होगा W2 क्या है, तो I1 इक्वल्स में क्या होगा KW1
एंड I2 क्या होगा, KW2, दोनों को डिवाइड करो तो क्या होगा, I1 अपॉन में I2 क्या होगा, W1 अपॉन में W2। ये होगी पहली इक्वेशन। चलो भैया इसको साइड में लिखता हूं मैं, साइड में कर दो, ठीक है। हम जानते हैं वीनो I मैक्सिमा अपॉन में I मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। अब पहली वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरी वेव का होल स्क्वायर, और मिनिमा क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हमने B कॉमन ले लिया, हमने क्या किया, बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, A अपॉन में बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे नीचे से बी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या होगा, A अपॉन में बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अच्छा आपको बता दूं यहां पे आर A अपॉन में बी होता है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो, ट्यूड रेशियो, इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमा आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो क्या है, ए अपॉन बी है, एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं इसको, लिख देता हूं रेशियो, ठीक है। और ये क्या होगा, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अपने को एक बात और पता है, क्या पता है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। वी ऑल्सो नो क्या, क्या जानते हैं हम जानते हैं भैया कि जो इंटेंसिटी होती है किसी वेव की, पहली वेव की वो क्या थी, के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और I2 क्या थी, के टाइप्स ऑफ बी स्क्वायर। तो I1 अपॉन में I2 क्या होगा, के ए स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि के से तो क्या होगा, ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो यानी आर स्क्वायर के बराबर आता है। क्या आता है, आर। तो आर की यहां पे आप किसते हो, √I1। ये होगी थर्ड इक्वेशन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं भैया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है भैया। I1 अपॉन में I2 आर के बराबर आएगा। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, किसके बराबर आएगा, I1 अपॉन में I2। इसे कर दो थर्ड इक्वेशन। तो I1 अपॉन में I2 यहां पे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या कहता भैया, I1 अपॉन में I2 की वैल्यू क्या रखी है, आर स्क्वायर, और I1 अपॉन में I2 की वैल्यू क्या रखी है, W1। तो हम कह सकते हैं सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू में I1 अपॉन में I2, और आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है, ए अपॉन में बी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में रखना। और I1 अपॉन में I2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी किसके बराबर लिख रखी है, W1 अपॉन में W2। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके थ्रू आप अगली क्लास के जो भी न्यूमेरिकल है वो करोगे, ठीक है भैया। अब देखिए, हाँ इसमें अभी दो टॉपिक है अपने छोटे छोटे से इंटर, अभी आपका YDSC खत्म नहीं हुआ, दो टॉपिक है। एक क्या है, ये आपको प्रूफ करना है कि शो दैट इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ नहीं है, वो दो लाइन का टॉपिक है, खत्म हो गया। इसका कुछ क्वेश्चन है अगली ही क्लास में मैं चालू कर दूंगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या चालू करूंगा भैया, बहुत खास टॉपिक है, बहुत बार आ रखा है, ठीक है भैया, और वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।